Good morning students, welcome back. I am Ritu Sharma, lecturer electronics from Government Polytechnic College Sikar. लास्ट वीडियो लेक्चर में लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट की जो सेकेंड यूनिट है हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या देखा था कि ओप एम्प क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसे क्यों कहा जाता है, उसके पिन डायग्राम को समझा था, उसके ब्लॉक डायग्राम को समझा था, इंटीरियर सर्किटरी को समझा था। हमने उन सब के बारे में बेसिकली पढ़ लिया था कि ओप एम्प क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जो कि इसके डील करेगा दो कॉन्फ़िगरेशन से। तो हम आज वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि ओपन लूप ओप एम्प कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और क्लोज लूप ओप एम्प कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिकली हम समझते हैं कि ओपन लूप क्या होता है और क्लोज लूप क्या होता है। ओपन लूप का मतलब है कि जब भी हमारा ओप एम्प के बीच में ओप एम्प जो कि होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, दोनों के बीच में कोई भी किसी भी नेटवर्क को लेके जुड़ा हुआ नहीं होता है, कोई भी पार्ट उसका फीडबैक नहीं किया जाता है, कोई भी लूप नहीं बनता है, तो उसे हम बोलते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। वहीं अगर हमने आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में फिर से फीडबैक कर दिया हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है ओप एम्प कॉन्फ़िगरेशन। दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में हम फिर पढ़ेंगे 3 टाइप के एम्पलीफायर्स: डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये तीनों एम्पलीफायर डिपेंड करेंगे कि हमने इनपुट्स कैसे लगाए हैं, क्योंकि हम ओप एम्प को डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस लिए कहते हैं कि जो ये इसके 2 इनपुट्स होते हैं। पिन कितने पिन आईसी होती है? ये 8 पिन आईसी होती है। 2 इसके इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक आउटपुट टर्मिनल, 2 वोल्टेज सप्लाई और 2 हम ऑफसेट नल कंडीशन के लिए। तो जब भी हम दोनों इनपुट्स अप्लाई करते हैं ओप एम्प के और उनके दोनों के डिफरेंस को जब ये एम्पलीफाई करता है, तो उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। वहीं अगर हमने सिर्फ एक ही इनपुट अप्लाई किया हो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो उसे हम बोलेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एंड अगर हमने सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपन लूप ओप एम्प कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं, दोनों टर्मिनल्स के बीच में ना तो डायरेक्टली और ना ही किसी और नेटवर्क की हेल्प से कोई भी कनेक्शन नहीं किया जाता। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जब हम आउटपुट और इनपुट के बीच में एक वायर से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, आउटपुट का कुछ हिस्सा सीधा इनपुट में दे दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। वहीं अगर हमने कोई फीडबैक रजिस्टर या कैपेसिटर, कोई सर्किटरी नेटवर्क बना के उसकी हेल्प से दोनों को कनेक्ट किया है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन। तो ओपन लूप के अंदर हम कोई भी कनेक्शन अप्लाई नहीं करते हैं इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में। इसका मतलब ये है कि आउटपुट सिग्नल का कुछ भी हिस्सा किसी भी फॉर्म में इनपुट सिग्नल में वापस नहीं दिया जाता। मतलब कि ना तो कोई भी हिस्सा आउटपुट का, ना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो, कोई भी फॉर्म में आउटपुट का कोई भी हिस्सा इनपुट में नहीं दिया जाएगा। दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, ना कोई भी लूप बनेगा, क्लोज पाथ बनेगा। तो उसे हम बोलते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ओप एम्प हाई गेन एम्पलीफायर के जैसे काम करता है। हाई गेन एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ओप एम्प का, प्रैक्टिकल ओप एम्प का आपका गेन कितना होता है, लगभग 1 लाख से 2 लाख। तो जब हमें गेन मतलब कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ओप एम्प का गेन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके 3 मोड्स होते हैं: डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर।
डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर ओप एम्प को कहा भी जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि एम्पलीफायर, ये जो ओप एम्प एम्पलीफायर है, ये इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे जो भी इनपुट्स लगाए हैं उनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर ओप एम्प का वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसके अंदर दोनों इनपुट्स के बीच के डिफरेंस को एम्पलीफाई किया जाता है एक गेन फैक्टर से। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही कम होता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है इनपुट सीरीज़ में जो हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं इन पर डिपेंड करता है। तो डायग्राम में देखिए, आपका प्लस टर्मिनल तो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और माइनस है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। प्लस VCC माइनस VE लगाई है हमने, और ये है आपकी आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट पिन। ओप एम्प का ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज गेन है AV। अब आप देखिए, आउटपुट पार्ट है ये और ये है इनपुट पार्ट। आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं किया गया है, इसलिए इसे बोला जाता है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज लगाया है Vin1, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज लगाया है Vin2। ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के सिंबल होते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल का सिंबल, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं हम V2, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है उसे हम बोलते हैं V1। इन दोनों वोल्टेजेस के डिफरेंस को ही VD कहा जाता है, डिफरेंस वोल्टेज, जिसे ओप एम्प एम्पलीफाई करके आउटपुट में गेन से मल्टीप्लाई करके आउटपुट में हमें प्रोवाइड करता है। तो ओप एम्प के दो इनपुट टर्मिनल्स हैं। आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन हो जाएगी गेन इनटू इनपुट, मतलब एम्पलीफायर के क्या करता है कि जो भी इनपुट उसे अप्लाई किया जाता है उसको गेन से, उसके गेन से एम्पलीफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आउटपुट में दे देता है। यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज कितना है? अलग अलग इनपुट वोल्टेज नहीं है, यहाँ जो इनपुट वोल्टेज होगा ओप एम्प का वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा V1 माइनस V2, AV हो गया आपका ओपन लूप वोल्टेज गेन। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल V1 पे वोल्टेज लगाया है Vin1 और V2 पे वोल्टेज लगाया है Vin2। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पुट करेंगे। तो डिफरेंस वोल्टेज कितना आ जाएगा आपका? Vin1 माइनस Vin2, और इस वैल्यू को आप पुट करोगे यहाँ। तो इस तरीके से हमें आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन मिल जाएगी AV इंटू Vin1 माइनस Vin2। तो जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो दोनों इनपुट्स, जो भी दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं, उनके इनपुट्स को डिफरेंस करके एम्पलीफाई करके आउटपुट में देगा। यहाँ माइनस साइन क्यों आता है? क्योंकि जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर जो भी इनपुट लगाया जाता है उसको बिना फेज़ में शिफ्ट किए ये आउटपुट में देता है। वहीं इन्वर्टिंग टर्मिनल का काम ये होता है कि जो भी इस पर इनपुट लगाया जाता है उसकी 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके ये आउटपुट में देता है। इसलिए 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब होता है प्लस से माइनस कर देना, इसलिए हमेशा V2 के आगे माइनस साइन आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किसे कहते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या हो जाएगा? डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है इनपुट सिर्फ और सिर्फ उस पर लगा होगा, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उस पर इनपुट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो आउटपुट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जो कि अपना इनपुट कहाँ से लेता है? सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट लेता है विद द हेल्प ऑफ अ रजिस्टर, और उसका एम्पलीफाइड वर्जन आउटपुट में देगा, एम्पलीफाई करके उसे आउटपुट में देगा। लेकिन ये एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाई ही नहीं करता, बल्कि उसके इनपुट की जो वोल्टेज, इनपुट में जो वोल्टेज सिग्नल हमने अप्लाई किया है उसको इन्वर्ट भी कर देगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा, मतलब कि उसका साइन भी चेंज कर देगा। इसलिए प्रीवियस रिजल्ट से हमें पता है कि आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? AD इंटू V1 माइनस V2। तो हमारा V1 यहाँ पे क्या है? ग्राउंड से कनेक्टेड है, 0 हो गया, और V2 की वैल्यू जो कि नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने इनपुट वोल्टेज लगाया है Vin।
तो उस तरीके से जब हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे हमें मिलेगा वी आउट इज इक्वल्स टू माइनस ए डी इंटू वी इन। तो यहाँ पे ए डी आपका क्या है, ओपन लूप वोल्टेज। तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हमने इनपुट लगाया उसको एम्पलीफाई तो किया ही एम्पलीफायर ने, प्लस उसके साइन को भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया। मतलब जहाँ पहले इनपुट वोल्टेज, जैसे सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे एसी सिग्नल लगाया, ये सिंबल होता है एसी सिग्नल का। तो जैसे सपोज़ कीजिए हमने +5 -5 वोल्टेज का एक सिग्नल इनपुट में अप्लाई किया, गेन है इसका 10 मान लेते हैं, तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको मैक्सिमम 5 × 10 50। 5 जहाँ आपकी मैक्सिमम वोल्टेज सिग्नल 5 वोल्ट था, अब आपको आउटपुट में मिलेगा वो 50, मतलब 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा +50 से -50, लेकिन आपके आउटपुट पे आगे एक माइनस साइन भी लग रहा है। मतलब कि अब ये जो फेज़ आउटपुट की जो वेवफॉर्म आएगी वो इनपुट से जस्ट उल्टी आएगी। मतलब कि अगर इनपुट वोल्टेज आपका 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होकर प्लस साइन देगा, फिर नेगेटिव साइकिल देगा, आउटपुट में आपको पहले 0 से नेगेटिव साइकिल मिलेगी, फिर आपको पॉजिटिव साइकिल मिलेगी। इस तरीके से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपके इनपुट को एम्पलीफाई करने के साथ साथ इन्वर्ट भी कर देता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या किया जाएगा, इनपुट हमने लगाया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया, VCC और VE अप्लाई किया और आउटपुट पिन पे हमने आउटपुट लिया। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जो कि इनपुट लेता है अपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से, उसके एम्पलीफाइड वर्जन को एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि इसका नाम से समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट को एम्पलीफाई करता है बिना इन्वर्ट किए, बिना उसके साइन को चेंज किए। तो यहाँ से हमारी V1 जो कि वोल्टेज है हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वैल्यू है, उस पर हमने इनपुट लगा दिया Vin, और V2 वोल्टेज है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज जो कि है हमारा 0। तो दोनों वैल्यूज़ जब हम यहाँ पुट करेंगे हमें मिलेगा V out इज इक्वल्स टू AD इंटू Vin। तो यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई किया, जो कि इसका गेन था ओपन लूप गेन, उससे मल्टीप्लाई करके आउटपुट में दे दिया। कि इन द सेंस अगर इनपुट वोल्टेज की साइकिल आपकी 0 से शुरू हो रहा है तो आउटपुट भी आपका 0 से ही शुरू होगा। सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी फेज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से हमने ओपन लूप के अंदर तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को ही पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोज लूप के अंदर, मतलब कि जब हम आउटपुट और इनपुट के बीच में फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे तब हम कैसे ओपैम्प काम करेगा उसके बारे में हम देखते हैं। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा इनपुट साइड है इसके अंदर हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने वोल्टेज लगाया है। तो हम इस पार्ट को देख के समझ सकते हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर है ये कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। वहीं आउटपुट साइड से आउटपुट और इनपुट के बीच में एक हमने पाथ बनाया हुआ है, फीडबैक पाथ बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ हमने फीडबैक प्रोवाइड किया है, फीडबैक प्रोवाइड किया है मतलब कि लूप को क्लोज कर दिया, इसलिए इसे बोला जाता है क्लोज लूप इन्वर्टिंग ओपैम्प। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन क्लोज लूप का, ये हमारे बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ आएगा। मतलब कि ज़्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर ओपैम्प क्लोज लूप में ही काम किया जाता है। क्लोज लूप के अंदर ओपैम्प का जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो कंट्रोल्ड हो जाता है। यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प हमने यूज़ किया है, तो क्या करेगा ये, इनपुट जो भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई किया है उसको लेगा, एम्पलीफाई करेगा, आउटपुट में देगा विथ अ चेंज इन साइन। हमने लास्ट पढ़ा ही था कि इन्वर्टिंग पे अगर इनपुट लगाया है तो आउटपुट में फेज शिफ्ट आएगा ही। तो यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे आउटपुट निकालने के लिए वो होता है वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या कहता है
कि जो आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो वर्चुअल का मतलब होता है जो रियल नहीं है, जो सत्य नहीं है, तो वर्चुअली ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि जो वोल्टेज यहाँ है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वही वोल्टेज यहाँ है। अब आप बोलोगे कि रियल में तो ये दोनों बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये बात सही है कि फिज़िकली इनके बीच में कोई भी शॉर्ट नहीं होता है, लेकिन वर्चुअली ये आपस में शॉर्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा इस टर्मिनल का, यहाँ पे इनपुट की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो है आपका इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने का, लेकिन जो टर्मिनल है इन्वर्टिंग टर्मिनल, वो टर्मिनल यहीं होता है ओप एम्प के जस्ट आगे, उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस नोड का वोल्टेज भी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट ज़ीरो। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का ओप एम्प का भी वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये जो वर्चुअल ज़ीरो कंसेप्ट है, वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे हम ये आउटपुट इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आउटपुट वैल्यू कितनी आ रही है, -RF/Rin इंटू वी इन। तो वी इन हो गया इनपुट वोल्टेज, ये है आपका आउटपुट वोल्टेज, और जो ये स्केलिंग फैक्टर है ये आपका हो गया गेन। इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसलिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसलिए ये नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। और जो आपका गेन की वैल्यू है, अब जो गेन है वो इसके ओपन लूप पे डिपेंड नहीं करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। अब जो गेन है वो डिपेंड करेगा फीडबैक रजिस्टर कितना लगाया है आपने और इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, इन दोनों की वैल्यूज़ पे आपका आउटपुट की गेन डिसाइड होगा। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम के अंदर V इनपुट से लेके V आउटपुट के बीच की जो पाथ है, ये जो पाथ है ये एक सीरीज़ पाथ है। सीरीज़ कनेक्शन मतलब कि श्रेणी कनेक्शन है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो ये इनपुट करंट, यहाँ से जो करंट आ रहा है ये दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। लेकिन जो ओप एम्प जो डिवाइस है, ओप एम्प एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस इतना अधिक होता है, इसका प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है कि ये अपने अंदर करंट के फ्लो को अलाउ ही नहीं करता, धारा को प्रवाह नहीं होने देता। तो जो भी आपका इनपुट करंट यहाँ से आ रहा है वो एज इट इज़ करंट आपका फीडबैक पाथ में चला जाएगा। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि जो ये आई इन की वैल्यू है सेम करंट होगी आपकी फीडबैक करंट के। तो इन दोनों को हमने इक्वल किया, इक्वल करके आई की इक्वल कर दिया। वहीं जो लास्ट हमने देखा कि वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, हम मानते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है V- ये, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है V+। वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों वोल्टेजेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हमारा पॉजिटिव टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो दोनों आपस में इक्वल होके वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0 नाउ, और हमारे दोनों करंट्स की वैल्यू इक्वल हो गई आई की। अब हम इस पाथ में लगाएंगे केवीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि दोनों नोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पूरी ब्रांच के अंदर जितना भी वोल्टेज है उन सब का समेशन 0 होता है, ये बोलता है केवीएल। हम वो तरीके से कर लो, या फिर आप इन दोनों नोड्स के बीच में जो इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ लगाया है और V- वोल्टेज है, इन दोनों नोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जितना ड्रॉप होगा वोल्टेज का, तो हम अप्लाई करेंगे दोनों नोड्स के बीच का डिफरेंस V - इज इक्वल्स टू I इंटू RN। ये एकदम बेसिक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। हम KVL लगा सकते हैं, हम यहाँ KCL लगा सकते हैं, ओम्स लॉ लगा सकते हैं, सब एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहा है, V = IR। तो ये इक्वेशन वोल्टेज की बता रही है, दोनों नोड्स के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस रजिस्टर के। तो रजिस्टर से बहने वाला करंट कितना हो गया, I और रेजिस्टेंस कितना हो गया, RN। हमें पता है V- की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू I है, दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करी और V की वैल्यू मिल गई हमें I इंटू RN।
उसी तरीके से अब हम लेते हैं फीडबैक पाथ। इसके अंदर दोनों टर्मिनल्स जो कि हमारा V माइनस और V आउट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 माइनस V आउट, और इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, IF, और रेजिस्टेंस हो गया RF। तो वैल्यू आ जाएगी, आपकी इक्वेशन बनेगी V माइनस V आउट इज इक्वल्स टू IF इंटू RF, क्योंकि I इंटू R V होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज। V माइनस की वैल्यू 0 माइनस V आउट I इंटू RF। तो इस तरीके से V आउट की वैल्यू मिल गई हमें माइनस I इंटू RF। अब हमें पता है वोल्टेज गेन कितना होता है, वोल्टेज गेन का कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ V आउट विथ रेस्पेक्ट टू V इन, या फिर मैं बोलूँ तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को ही वोल्टेज गेन कहा जाता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम रखेंगे यहाँ पे, V आउट की वैल्यू रखेंगे माइनस IRF, V इनपुट की वैल्यू रखेंगे IRN, I से I कैंसिल, एंड वी विल गेट AV इज इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन RN। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो नेचर तो इन्वर्टिंग करने का होगा ही होगा, लेकिन जो गेन है, एम्पलीफिकेशन है, अब जो ऑप एम्प एम्पलीफिकेशन कर रहा है, अगर हम ओपन लूप से कंपेयर करें तो अब जो गेन होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, और डिपेंड करेगा RF और R इनपुट की वैल्यू पे। तो जो भी आपकी फीडबैक रेजिस्टर और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, उन दोनों वैल्यूज़ पे डिपेंड करता हुआ आपका गेन की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प पे। नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प बनाने के लिए हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, प्लस पे, और माइनस टर्मिनल को हमने इनपुट रेजिस्टेंस और फीडबैक से कनेक्ट कर दिया। हम जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फीडबैक, वो नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो आउटपुट का पार्ट है वो सीधा नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है, इसलिए इसे नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। तो जैसे कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का काम होता है कि जो भी इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट लगाया गया है उसको लो, एम्पलीफाई करो, और बिना उसकी फेज़ को चेंज किए आउटपुट में दे दो। यहाँ हम आउटपुट की इक्वेशन देख सकते हैं, dV आउट इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाई RN इंटू V इन। तो AV की वैल्यू कितनी होती है, V आउट अपॉन V इनपुट, तो वैल्यू आ गई 1 प्लस RF बाई RN। मतलब कि जो आपका गेन की वैल्यू है और वो पूरी तरीके से निर्भर कर रही है फीडबैक रेजिस्टर और इनपुट रेजिस्टर पे, और कंपैरेटिव टू ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो गेन की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशो आएगा वो गेन हमें मिलेगा 1 प्लस RF बाई R इनपुट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन, कैसे हमें ये वैल्यू मिली। तो यहाँ भी हम वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वही जो हमने लास्ट में समझा था कि दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ हम मानते हैं कि जो V नेगेटिव इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है V1, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने लगाया है VIN, आउटपुट वोल्टेज हो गया आपका V0। तो दोनों सर्किट, जैसे कि सर्किट के अंदर इनपुट वोल्टेज जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने अप्लाई किया है, और आउटपुट वोल्टेज हमें नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की वजह से ही मिलेगा। तो इस वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से, वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल से। ये जो पूरा पाथ है ये हमारा सीरीज़ में है, और ओवरऑल इस पूरी सीरीज़ का, उस पूरी ब्रांच का वोल्टेज कितना है, V आउट। तो V आउट इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, R1 रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हमारा V1 की वैल्यू होगी। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस RF इंटू आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट से हमारा V1 और VIN की वैल्यू सेम है, तो V0 इज इक्वल्स टू हो गया V1 इज इक्वल्स टू हो गया VIN। V1 की वैल्यू हो गई हमारी, यहाँ से हम V1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, V0 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस RF इंटू VI। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, VI की वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो इसके अंदर R1 प्लस RF तो ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। ये हमें यहाँ मिला। दोनों ऊपर और नीचे से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम R1 की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। ऊपर से भी R1 कॉमन लिया, नीचे से भी R1 कॉमन लिया, तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस RF बाई R1
इस R1 से R1 कैंसिल एंड V0 अपॉन Vi की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 + RF/R1, जो कि हमारा इनपुट आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशो है, जो कि हम बोलते हैं वोल्टेज गेन या गेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन। तो इस वैल्यू से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है उसमें कोई भी साइन नहीं है नेगेटिव का, बहुत एक पॉजिटिव साइन हमें मिला है गेन का, जिसका मतलब ये है कि आउटपुट वोल्टेज के अंदर कोई भी इनपुट वोल्टेज का फेज़ को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दोनों की फेज़ सेम रहेगी। अगर दोनों ही पॉजिटिव से शुरू हो रही है तो आपको आउटपुट भी पॉजिटिव ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई करके आउटपुट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि हमारा अगर RF की वैल्यू है 5 मेगा ओम और R1 की वैल्यू है 1 मेगा ओम, तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 + 5/1, तो कितनी आ जाएगी 1 + 5 6। तो जो भी इनपुट वोल्टेज होगा उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करके आउटपुट में ये एम्पलीफायर प्रोड्यूस कर देगा। ना तो उसकी फेज़ को शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा, ना ही उसके सिर्फ गेन को बढ़ाएगा, और वो गेन की वैल्यू भी कितनी बढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। ओपन लूप गेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो क्लोज लूप उस गेन को बहुत ही कम कर देता है। इस तरीके से हमने ओपन लूप और क्लोज लूप के अंदर तीनों मोड्स को पढ़ा। तीनों मोड्स के अंदर डिफरेंशियल, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स को हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके DC और AC कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामीटर्स और CMRR इन सब की वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद से हम सारी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।